नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। आईपीएल के फाइनल में कल कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। थॉमस कप बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम 11 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची और रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की जोड़ी बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। सबसे पहले बात करते हैं फटाफट क्रिकेट आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई का यह 9वां फाइनल होगा। उसने अब तक 3 बार खिताब अपने नाम किया है। कोलकाता की टीम तीसरी बार फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेगी। वो अब तक 2 बार चैंपियन बनने में सफल रही है। शारजाह में कल दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 19 ओवर और 5 गेंद में 7 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सबसे पहले अगर कल के मुकाबले की बात करें मोना जी, तो एक समय कोलकाता की टीम जीतते नजर आ रही थी, लेकिन अंतिम 4 ओवर में मैच पलटा, लेकिन दिल्ली के हाथ से फिसल गया। बिल्कुल निकल गया। और आप देखिए कि 136 रन का आसान सा लक्ष्य था कोलकाता के पास, जिस तरह के बल्लेबाज हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी दिल्ली के गेंदबाजों की, खासतौर पे एनरिच नॉर्किया, कैगिसो रबाडा पूरे टूर्नामेंट में दूसरे हाफ में वो इस फॉर्म में नजर नहीं आए थे, लेकिन जो ब्रेक थ्रू बोलते हैं वो दिलाया उन्होंने। और 4 ओवर के अंदर जिस तरह से कोलकाता ने विकेट गंवाए, 6 विकेट गंवाए, 7 रन बने, तो ये एक चिंता का विषय जरूर होगा ब्रेंडन मैकुलम के लिए। और दिल्ली को निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि पूरे इस आईपीएल सत्र में जो सबसे संतुलित, सबसे मजबूत और सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम थी वो दिल्ली कैपिटल्स थी। और लग रहा था कि फाइनल तक की राह उनकी आसान होगी, और बना भी थी। जिस तरह से आखिरी ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट चटकाए, सुनील नारायण फॉर्म में चल रहे थे, उनको आउट किया, दिनेश कार्तिक को आउट किया। लेकिन राहुल त्रिपाठी का वो जो एक छक्का, जिसने दिल्ली की भी किस्मत बदल दी और कोलकाता की भी किस्मत बदल दी। तो जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी का वो हेलीकॉप्टर छक्का सबके जहन में चस्पा हो गया है, वैसे ही मुझे लगता है कि आईपीएल में लंबे समय तक ये शॉट याद रखा जाएगा। दिल्ली ने दिल जरूर जीता, लेकिन यहां मैच जीतने की जरूरत थी। कहां लगता है कि टीम फ्लॉप कर गई? कल की क्वालीफायर की बात करें, मार्कस स्टोइनिस को आप खिलाते हैं, वो गेंदबाजी नहीं करते हैं। अगर आपको प्योर बल्लेबाज खिलाना था तो स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे बेंच पर थे। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ को मुझे लगता है इस मैच में मौका दिया जा सकता था, क्योंकि स्टोइनिस बहुत समय से बाहर थे चोट के कारण, और अचानक इतने महत्वपूर्ण मैच में उन्हें उतारा गया और पूरा गेंदबाजों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। लेकिन यहां पर इस मुकाबले में जो है कमी बल्लेबाजों की तरफ से रह गई। आप देखिए, शिखर धवन को छोड़ दिया जाए, न तो ऋषभ पंत चले इस मैच में। पूरा जो बल्लेबाजी क्रम दिल्ली का अभी तक इतना मजबूत नजर आ रहा था, वो कल थोड़ा सा मुझे लगता है फ्लॉप हो गया। और अगर श्रेयस अय्यर और हेटमायर लास्ट में वो रन नहीं बनाते तो शायद दिल्ली का स्कोर और भी कम होता। तो इस मैच में 5-10 रन भी अगर और हो जाते तो कहानी कुछ और होती। आईपीएल इंडिया प्रतिभा लीग के नाम से भी मशहूर है। वेंकटेश अय्यर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कमाल का खिलाड़ी। आप वेंकटेश अय्यर कहिए, आवेश खान कहिए, शार्दुल ठाकुर भी कुछ हद तक, ये सब जो आईपीएल की देन है। और जो आज पूरे हर जगह जो भारत की बेंच स्ट्रेंथ की बात होती है, कि हर आईपीएल में आप देख लीजिए, चाहे वो एक कामरान खान आए थे जिनको शेन वॉर्न ढूंढ के लाए थे, स्पीडस्टर, उसके बाद से हर आईपीएल में आप उठा के देखिए, स्वप्निल अस्नोदकर आए, पॉल वल्थाटी आए। इस आईपीएल में वेंकटेश अय्यर की प्रतिभा को सबने देखा, आवेश खान को देखा। तो ये एक अच्छी बात है कि कम उम्र के खिलाड़ी हैं, 22-22, 23-23 साल के, तो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। ब्लॉकबस्टर फाइनल में चेन्नई या कोलकाता, किसका पलड़ा भारी देखती हैं? देखिए, अगर हम अनुभव की बात करें तो निश्चित तौर पर शायद ही कोई होगा जो महेंद्र सिंह धोनी की चुनौती को कमतर आंक सकेगा, क्योंकि जिस तरह से धोनी ने
उन्होंने कप्तानी की है पूरे टूर्नामेंट में और एक फिनिशर की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई है। कई आलोचकों को अपना बल्ले से जवाब दिया है। पिछले आईपीएल में क्वालिफायर से ही बाहर होने वाली पहली टीम बनी थी और इस बार नॉकआउट में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी है। और कहा जाता रहा है चेन्नई बूढ़ों की फौज है। अब धोनी 40 पार हो चुके हैं, ड्वेन ब्रावो 37 साल के हैं, फाफ डुप्लेसी बड़े उम्र में बड़े, तो इसके बावजूद आप अनुभव देखिए और उस अनुभव को धोनी ने किस तरह से इस्तेमाल किया है। मतलब जीत की जो कला होती है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे विश्व क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोई जानता है। तो यहां पर मुकाबला धोनी की करिश्माई कप्तानी का और कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पिन तिकड़ी वरुण चक्रवर्ती, शकीब अल हसन ने जिस तरीके का, सुनील नारायण ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, तो वहां पर थोड़ा सा मुकाबला रोचक होने की संभावना है कि बीच के ओवर चेन्नई के बल्लेबाज कैसे खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी कैसी शुरुआत देते हैं टीम को। तो एक जैसा फाइनल चाहते हैं आईपीएल का, वैसा ही मुझे लगता है देखने को मिलेगा कल। दोनों ही टीमों का टॉप ऑर्डर बढ़िया कर रहा है, गेंदबाजी आक्रमण भी बढ़िया है, लेकिन कोलकाता की कमजोरी उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है। दिनेश कार्तिक, ओवेन मॉर्गन बल्ले से रन नहीं बन रहे। देखिए, ओवेन मॉर्गन का हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन ये वही कप्तान है जिन्होंने इंग्लैंड की टीम का कायाकल्प किया और उसको वनडे क्रिकेट का चैंपियन बनाया। तो एक कप्तान की भूमिका सिर्फ बल्लेबाज की नहीं है, एक कप्तान की भूमिका है कि वो अपने संसाधनों का कैसे उपयोग करते हैं। शुभमन गिल इसका उदाहरण है, उन्होंने लगातार उस पर भरोसा बनाए रखा और आप देखिए पिछले मैच में शुभमन गिल ने कैसा प्रदर्शन किया। वेंकटेश अय्यर हैं जो अभी इस आईपीएल की खोज है, गेंदबाज हैं उनके जो कम स्कोर भी बचाने का मादा रखते हैं। तो यहां पर कोलकाता को बहुत ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। और चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करें तो धोनी को पता है कि किस मैच में उन्हें कैसा संयोजन इस्तेमाल करना। ये वही कप्तान है जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दे दिया था। तो और वही सुरेश रैना उनके इतने चहेते खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको हटाकर रॉबिन उथप्पा को उतारा और दिल्ली के खिलाफ मैच में देखिए उथप्पा ने मैच जिताया। तो ये सारे जो गणित, जोड़ घटाव गणित है, ये सब धोनी और मॉर्गन दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल जज्बात जाहिर नहीं करते। अगर ट्रॉफी भी जीत लेंगे और उनके चेहरा पोकर फेस ही आपको नजर आएगा। तो ये कप्तानों के क्रिकेट की समझ का भी मुझे लगता है ये मुकाबला होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ओवेन मॉर्गन ने कहा है कि जो बैकरूम स्टाफ है केकेआर का, उसने बहुत मदद की है। आईपीएल के अलावा जो एक कल खबर आई कि अक्षर पटेल को हटाकर शार्दुल ठाकुर को भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया। शार्दुल ठाकुर क्यों और हर्षल पटेल क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके की यूएई की पिचों का बर्ताव है उसको देखते हुए, और शार्दुल ठाकुर विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, डेथ ओवरों की गेंदबाजी हो या बीच के ओवरों की गेंदबाजी हो, कई मैचों में उन्होंने निर्णायक सफलताएं दिलाई है। तो मुझे लगता है उसी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौका दिया गया। लेकिन ये बड़ा शॉकिंग रहा होगा अक्षर पटेल के लिए भी कि उनका भी डिसेंट आईपीएल गया है, उनका भी अच्छा आईपीएल गया है और अक्षर निचले क्रम पे उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। तो टीम प्रबंधन ने ये फैसला लिया। हालांकि उम्मीद कुछ और की जा रही थी कि शायद हार्दिक पांड्या को एक विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में ना उतारा जाए और किसी और को वो मौका दिया जाए, लेकिन ये फैसला वाकई में चौंकाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर को भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है और भारत अपने पहले टी20 विश्व कप के मैच में पाकिस्तान का सामना करने वाला है। अब बात करते हैं फुटबॉल की। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। रिपोर्ट के साथ हैं मुकेश कुमार। दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन सैफ चैंपियनशिप में भारत ने कल रात माले में मौजूदा चैंपियन मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने 33वें मिनट में मनबीर सिंह के गोल की बदौलत मालदीव पर बढ़त बना ली। मालदीव के अली अशफाक ने हाफ टाइम से पहले पेनल्टी से गोल कर दोनों टीमों को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद भारत के सुनील छेत्री ने शानदार खेल दिखाते हुए 62वें और 71वें मिनट में 2 गोल कर मैच जीत लिया। सुनील छेत्री को मैन ऑफ द मैच चुना गया। छेत्री ने इंटरनेशनल गोल करने के मामले में अब ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ दिया है। मालदीव के खिलाफ किए गए 2 गोलों के साथ वो सैफ चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में छेत्री दिग्गज फुटबॉलर अर्जेंटीना के लायनल मेसी से महज 1 गोल पीछे हैं। मेसी के नाम पर जहां 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल हैं, वहीं छेत्री के अंतर्राष्ट्रीय गोलों की संख्या अब 79 हो गई है।
फाइनल में 7 बार की चैंपियन भारत का मुकाबला शनिवार को नेपाल से होगा। नेपाल पहली बार फाइनल में पहुंचा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मोना, 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट वन मैन आर्मी सचिन तेंदुलकर पर थी और यहाँ सुनील छेत्री भी भारतीय फुटबॉल का वही हाल है। जहन में यही बात चल रही थी कि आप पूरा इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन ग्राफ देख लीजिए। हर मैच में पूरी तरह से सुनील छेत्री पर निर्भरता है। 37 साल के छेत्री हो चुके हैं। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो भारत का प्रदर्शन क्या है, वो ये टूर्नामेंट दिखाता है कि आप इस टूर्नामेंट को 7 बार जीत चुके हैं और पूरा दबदबा रहा है भारत का। और इस मैच से पहले हालत ये थी कि भारत लीग फेज से बाहर होने की कगार पर था, जो अब तक का शायद सबसे शर्मनाक प्रदर्शन होता। और कोच इगोर स्टिमक को भी कहना पड़ा कि ठीक है, छेत्री बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी है, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी से टीम गेम नहीं खेला जा सकता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात ने कुछ टॉनिक का काम किया, क्योंकि मालदीव की चुनौती आसान नहीं थी। खासतौर पे उनके कप्तान अली अशफाक के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये कठिन मुकाबला था भारत के लिए। और मालदीव में ही ये मैच हुआ है तो वहां दर्शकों का समर्थन भी मेजबान टीम को मिला होगा। लेकिन ये एक अच्छा मैच रहा और भारत ने जीतकर, मैं तो यही कहूंगी कि प्रतिष्ठा बचाई। बांग्लादेश के साथ हमने ड्रॉ खेला। श्रीलंका जो बहुत नीचे रैंकिंग में है उसके साथ हमने ड्रॉ खेला। फाइनल में नेपाल ने जिस ढंग से प्रदर्शन किया पिछले कुछ समय में फुटबॉल में, हम दोस्ताना मुकाबले भी खेलने गए थे नेपाल, वहां भी हम जीत हासिल नहीं कर पाए। कैसे देखती हैं फाइनल? नेपाल के खिलाफ बिल्कुल चुनौती आसान नहीं होगी। और जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ, खासतौर पे श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ जो भारत का प्रदर्शन था वो बेहद ही निराशाजनक था। क्योंकि फुटबॉल में भी जिस तरह से भारत में एक्सपोजर मिल रहा है खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप इतनी निचली रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ ड्रॉ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है। और अब नेपाल कठिन चुनौती होगी, लेकिन यहां भारत को जीत की बहुत सख्त जरूरत है। ये मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा और स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम इस मैच का हाल भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने अगले साल होने वाले AFC Under-23 एशियाई कप के लिए टीम के क्वालिफाइंग अभियान के लिए 28 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। भारत को क्वालिफायर में ग्रुप ई में ओमान, किर्गिज गणराज्य और मेजबान संयुक्त अरब अमारात से खेलना है। मैच UAE में 25 से 31 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। भारतीय टीम 25 अक्टूबर को ओमान से, 28 को UAE से और 31 अक्टूबर को किर्गिज गणराज्य से खेलेगी। 20 तारीख को भारतीय टीम संयुक्त अरब अमारात के लिए रवाना होगी। विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में कल कई मुकाबले खेले गए। मैच रिपोर्ट के साथ हैं मुनीश शर्मा। सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक से पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को 5-0 से करारी शिकस्त दी। रोनाल्डो की अपने देश और क्लब की तरफ से करियर की कुल 58वीं हैट्रिक रही और इस जीत के बावजूद पुर्तगाल ग्रुप ए में सर्बिया से 1 अंक पीछे है और दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसने 1 मैच कम खेला है। उधर डेनमार्क यूरोपीय देशों में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा देश बन गया है। उसने कोपेनहेगन में खेले गए मैच में जोकिम महले के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से ऑस्ट्रिया को 1-0 से पराजित किया। डेनमार्क की लगातार 8वीं जीत रही, जिससे उसने ग्रुप एफ में अपना शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया। जर्मनी यूरोप से क्वालिफाई करने वाला पहला देश था। इंग्लैंड के पास भी क्वालिफाई करने का मौका तो था, लेकिन वेम्बले स्टेडियम में खेले गए मैच में हंगरी ने उसे 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। इस मैच के शुरू में पुलिसकर्मियों और हंगरी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। पुलिस हंगरी के उन समर्थकों को स्टेडियम से बाहर करने की कोशिश कर रही थी जो नस्ली टिप्पणियां कर रहे थे। इंग्लैंड ग्रुप आई में शीर्ष पर है। वो दूसरे स्थान की टीम पोलैंड से 3 अंक से आगे है और पोलैंड और अल्बानिया के बीच तिराना में खेला गया मैच दर्शकों के शोर शराबे और हुड़दंग की वजह से 20 मिनट तक बाधित रहा। कारोल स्विडेरस्की ने 77वें मिनट में पोलैंड की तरफ से गोल किया, जिसके बाद उन पर अल्बानिया के दर्शकों ने बोतलें फेंकी। पोलैंड के खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन फिर उन्होंने वापसी की और 1-0 से मैच जीत लिया। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे।
अब बात करें अगर बैडमिंटन की, तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने ताहिती को 5-0 से मात देकर 2010 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता के अंतिम 8 में जगह बनाई है। ग्रुप सी के अंतिम मैच में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा है। उधर भारतीय महिला टीम को डेनमार्क में हुए उबर कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में थाईलैंड के खिलाफ 0-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। अब ग्रुप बी में थाईलैंड के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। पुरुष टीम के लिए बड़ी उपलब्धि, 11 साल के बाद क्वार्टर फाइनल। बिल्कुल, 11 साल बाद भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और जिस तरह से सभी पुरुष वर्ग के बड़े खिलाड़ी, बी साई प्रणीत हो, चाहे समीर वर्मा हो, चाहे सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हो, सभी ने अपेक्षा के अनुरूप पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है। और अगर आखिरी मैच चीन से जीत जाते तो शायद क्वार्टर फाइनल में आसान प्रतिद्वंदी मिलता, लेकिन यहां पर चुनौती जरूर कठिन होगी। अभी क्वालिफायर अंतिम 8 का ड्रॉ पता नहीं चला है कि किससे भारत को खेलना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर दूसरे स्थान पर रही है तो अपने से बेहतर टीम से ही खेलना होगा, तो यहां चुनौती देखने वाली होगी। और उधर महिला वर्ग में अगर हम बात करें तो क्वार्टर फाइनल में भले ही पहले ही जगह बना चुकी है टीम, लेकिन आखिरी मैच में जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा है, थोड़ा बहुत मनोबल कहीं गिरा होगा और अब रीग्रुप करके जिसको कहते हैं वापसी करना एक चुनौती होगी। जी हां, बिल्कुल, दोनों ही टूर्नामेंट पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। टेनिस की बात करें तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और शापोवालोव की जोड़ी ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को 7-5, 6-3 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में ज़्वेरेव ब्रिटेन के एंडी मरे को 6-4, 7-6 से हराकर अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में 24वें नंबर की खिलाड़ी एलेना ओस्टापेंको ने उलटफेर करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त ईगा स्वीतेक को 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे नंबर की इलिना स्वेतोलिना को 6-1, 6-1 से मात देकर एक और बेहतरीन प्रदर्शन किया। एंजेलिक कर्बर, विक्टोरिया अजारेंका, शेल्बी रॉजर्स, ओन्स जेबूर और एनेट कोंतावित भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 15 साल की दिव्या देशमुख बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दौरान भारत की नई महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। महाराष्ट्र की इस खिलाड़ी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। दिव्या ने 9 राउंड में 5 अंक बनाए और 2452 रेटिंग अंक हासिल किए। अब वो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने से एक नॉर्म दूर हैं। मोना, क्रिकेट से एक और खबर आ रही है कि T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड को खेलना है और इसके लिए राहुल द्रविड़ भारत के अंतरिम कोच हो सकते हैं। अलग अलग मीडिया एजेंसी ये बात बता रही है कि बीसीसीआई के एक सोर्स ने इस बात को कंफर्म किया है। तो क्या राहुल द्रविड़ भारत के अल्पकालिक कोच ही रहेंगे, पूर्णकालिक कोच नहीं बनेंगे? देखिए, जब श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन की कप्तानी में टीम गई थी और राहुल द्रविड़ को अंतरिम कोच बनाकर भेजा गया था, तभी से ये अटकलें लगनी शुरू हुई है, क्योंकि रवि शास्त्री का कार्यकाल जो है वो T20 विश्व कप के बाद खत्म होने जा रहा है और अब वो दोबारा से आवेदन भी करने के उन्होंने मन बनाया नहीं है। तो ऐसी अटकलें तरह तरह की लगाई जा रही है और जो द्रविड़ का योगदान रहा है, चाहे आप एनसीए की बात करें, चाहे भारत ए टीमों की बात करें और जितने भी युवा खिलाड़ी हम देख रहे हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो पृथ्वी साव हो, ये सब कहीं न कहीं द्रविड़ की पारखी नजरों से, मार्गदर्शन से होकर निकले हैं। तो उनका जो एक कूलिंग इफेक्ट खिलाड़ियों पर देखने को मिलता है कि दबाव की परिस्थितियों में भी विचलित हुए बिना जिस तरह का प्रदर्शन हमारी युवा ब्रिगेड कर रही है, तो कहीं बीसीसीआई के अब चूंकि सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष है और द्रविड़ के टेम्परामेंट को भली भांति समझते हैं, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं उनके साथ, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये रहा होगा कि रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ क्यों नहीं। और भारतीय कोच का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है कमोबेश, तो देखना होगा कि अब आगे द्रविड़ की हाँ या ना क्या होती है। ये खबर ये भी आ रही थी कि सौरव गांगुली चाहते हैं कि अनिल कुंबले दोबारा ये जिम्मेदारी संभाले, लेकिन अनिल कुंबले की तरफ से ऐसी बात आई कि चूंकि अभी भारतीय टीम में विराट कोहली हैं, तो शायद वो टीम की कोचिंग नहीं करना चाहते। जिस तरीके से विवादित तरीके से अनिल कुंबले का कार्यकाल वो समाप्त हुआ था, जिस तरह से वो संबंध विच्छेद हुआ था भारतीय टीम से, तो निश्चित तौर पर जिस कद के खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं, उनका भी कद किसी मायने में विराट कोहली से कम नहीं है। तो जब दो टाइटेनिक ईगोस आते हैं तो ये संभावनाएं बनती रहती हैं। तो देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है।
जी हाँ, बिल्कुल। बीसीसीआई क्या निर्णय लेता है ये हम आपको जरूर बताएंगे आने वाले समय में। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।